नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ इंद्राणी अपने अंकल को धमकी देती है ये कहकर कि आपको जो करना है कीजिए, पर मेरी फैमिली के आसपास भी भटकने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर मेरे गांव आकर मेरे माँ बाप या किसी को भी तंग किया या परेशान किया तो मैं आपको जान से मार दूंगी। जिस पर वो कहते हैं कि सोच समझ कर बोलो, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो, यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। जिस पर इंद्राणी हंसने लगती है और कहती है आपके कैमरे, जाइए जाइए पुलिस स्टेशन में। जहाँ मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते। आपको अगर जाना होता तो आप अब तक बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन आप नहीं जाएंगे, मैं जानती हूँ। जिस पर वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें पता भी नहीं। जिस पर इंद्राणी कहती हाँ मैं जानती हूँ, आप चाहें तो पुलिस स्टेशन जा कर के मुझे अरेस्ट करवा सकते हैं धमकी देने के जुर्म में, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि लेकिन तुम जो भी कर सकती हो, इससे नुकसान तो तुम्हें ही होगा ना, अगर तुमने अपनी ताकत का प्रयोग किया तो। जिस पर वो कहती है अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आप ही को होगा ना। आखिर मैं आपकी बनाई हुई, आपकी क्रिएट की हुई, आपकी इन्वेंट की हुई, क्या कहते हैं आप तो मेरे लिए मेरे भगवान है ना। आपने ही तो मुझे बनाया है, यही कहा था ना आपने मुझे। तो अगर आपने मुझे बनाया है तो आप अपने ही हाथों से मुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं ना। लेकिन आप अपने हाथों से मुझे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आपका तो मुझ पे कोई राइट ही नहीं है। मेरे ऊपर जिसका हक है उसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है, और अगर उसे पता चल गया कि आपने क्या क्या किया है तो आपका क्या अंजाम होगा ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये तो आपको खुद ही पता होगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आखिर वो आपके दोस्त तो ठहरे। वो फिर अपने भाई को लेकर चली जाती है, जिस पर वो बस देखता रहता है, और फिर वो कॉल करता है किसी को। फिर इंद्राणी गाड़ी में बैठने जाती है, टैक्सी पहले से वो बुक करी रहती है, और टैक्सी वाला आता है। जैसे ही वो टैक्सी में अपने भाई को रखती है और उस लड़के को कहती है कि मेरे भाई को लेकर गांव जाओ। जिस पर वो कहता है नहीं, अगर ये फिर से होश में आ गया तो। जिस पर इंद्राणी कहती है कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक करना होगा। जिस पर वो कहता है नहीं। फिर वो इंद्राणी सोचती है कि हाँ अगर इसे कुछ हो गया तो, होश में आ गया, कुछ हो गया फिर से, तब ये क्या करेगा। फिर वो सोचती है ठीक है मैं इसके साथ चलती हूँ, तुम सामने बैठ जाओ, मैं अपने भाई के पास बैठूँगी। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो अपने भाई को लेकर गांव चली जाती है। गांव जाने के बाद वो अपने भाई को लेकर आती है जैसे ही घर पे, क्योंकि ऑटो वाला, टैक्सी वाला मतलब दरवाज़े पे गांव के पहले ही मोड़ पे उतार देता है। वहाँ से उसको कच्चे रास्ते होकर गाँव आना रहता है। तो वो अपने भाई को कंधे पे लाद कर लेके आ रही होती है, जिस पर क्योंकि वो पहले तो वो सोचता है कि टैक्सी से जब वो उतरती है तो जैसे घसीट रही हो। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि ये रास्ता अगर अच्छा होता तो मैं आपको ज़रूर अंदर लेकर जाता, लेकिन ये रास्ता अच्छा नहीं है। आप चाहें तो किसी को बुलवा लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ। जिस पर वो टैक्सी ड्राइवर को कहती है नहीं आप जाइए, मैं अपने भाई को यहाँ थोड़ी देर बैठा दूँगी। वहाँ एक पत्थर रहता है जिस पर वो बैठाती है अपने भाई को, और अपने भाई को अपने कंधे के ऊपर उसका सर रख कर बैठी रहती है और टैक्सी ड्राइवर को जाने के लिए कह देती है। टैक्सी ड्राइवर तो टैक्सी लेकर चला जाता है। फिर वो कहता है राघव कि मैं जाता हूँ गांव में और जा कर के वैद वगैरह को और बैलगाड़ी ये सब कुछ अरेंज करवाता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही वो अपने भाई को कंधे पे लाती है और उसको उठा करके लेके आने लगती है। और जब लेकर आती है तो
जैसी वो लोगों के सामने आने वाली होती है, वैसे ही वो अपने भाई को नीचे रख देती है और कंधे से मतलब ऐसे दिखाती है जैसे वो अपने भाई को मतलब उठाकर थकी हुई, मतलब ऐसे दिखाती है जैसे कि वो बहुत थक गई है अपने भाई को इस तरह से उठाकर, जैसे वो आलू का बोझता होता है वैसे वो उठा करके उसको लेके आ रही होती है कंधे पे। तो वो कहने लगते हैं कि ये तुम अकेले ऐसे कैसे उठा सकती हो इसे, जिस पर वो कहती है क्यों नहीं, मेरे भैया हैं, मुझे तो अपने भाई का बोझ उठाना चाहिए ना। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे भैया इतने वक्त तक हॉस्पिटल में थे, गांव के बहुत लोगों ने उसे देखने की कोशिश की, तुम कैसे लेकर आ गई। बहुत लोगों ने बहुत सवाल जवाब करने लगे रास्ते भर में, जिस पर इंद्रानी थोड़ा चिढ़ गई और कहने लगी आपको दिखता नहीं है कि मैं अपने भाई को इस तरह उठा कर लेके, आप मेरी मदद नहीं कर सकते, उल्टा मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। जिस पर वो लोग कहते हैं हम सॉरी बेटा, हम ध्यान ही नहीं दे पाए। आपने ध्यान नहीं दिया या फिर आप अपने सवालों और जवाबों में इतना उलझ गए कि मेरी हालत भी आपसे देखी नहीं जा रही है। जिस पर वो कहता है ठीक है, फिर मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद फिर वो इंद्रानी को लेकर और उसके भाई के कंधे से भाई को उतारते हैं और फिर उसके बाद वो लोग सब मिल कर के उसे लेकर जाते हैं। इंद्रानी जैसे अपने घर आती है अपने भाई को लेकर, तो फिर उसकी माँ देखकर हैरान होती है और कहती है, अपने बेटे को तुरंत जा कर के गले लगाती है और कहती है इसे क्या हुआ है। जिस पर इंद्रानी कहती है कुछ नहीं भाई हुआ है भैया को, इसे बस घर में थोड़ा देर रहने दीजिए, आराम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। जिस पर इंद्रानी कहती है कि ऐसी बात सुन उसकी माँ कहती है जहाँ तक मुझे लगता है कि हॉस्पिटल वाले कहते थे कि ये कोमा में है, तुम इसे उठाकर क्यों ले आई। जिस पर वो कहती है हाँ ये कोमा में ही है, बस बिल्कुल ठीक हाल में कोमा में है, मैं इसे अच्छे से ठीक कर दूंगी माँ, आप चिंता मत करो। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पापा को इस बारे में पता होना चाहिए। जिस पर इंद्रानी कहती है कि पिताजी को पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जिस पर वो कहती है ठीक है। जिस पर वो फिर उसे बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे का पूरे शरीर को अच्छे से देख रही होती है और कहती है मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है, लगता है हॉस्पिटल में रह रह के इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये होश में कब आएगा पता नहीं। मैं तो कितनी बार हॉस्पिटल के दरवाजे पर गई लेकिन किसी ने मुझे मेरे बच्चे की शक्ल तक देखने नहीं दी। जिस पर इंद्रानी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी तो गए थे, पिताजी ने तो देखा था। जिस पर वो कहती है नहीं, तुम्हारे पिता तो एक्सीडेंट के टाइम ही गए थे, उसके बाद फिर तुम्हारे पिता को भी देखने नहीं मिला तुम्हारे भाई की शक्ल। हम लोग फिर तुम्हारे पिता 2-3 बार गए और फिर वो लौट कर आ जाते थे, मुझसे कहते थे कि हाँ मैंने अपने बेटे को देखा है। मैं कितनी बार उनसे ज़िद करने लगी, लेकिन एक दिन पता है मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा तुम्हारे पिता पहले से हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर इस सब से झगड़ रहे हैं कि मेरे बच्चे को देखने दो, तुम लोग 1 महीने से ऊपर हो गया, तुमने मेरे बच्चे की शक्ल मुझे नहीं देखने दी है, जब से एक्सीडेंट हुआ है तभी मैंने अपने बच्चे को देखा, उसके बाद से तुमने मुझे अपने बच्चे की शक्ल देखने नहीं दी है, क्या हो गया है मेरे बच्चे को बताओ, मुझे देखने दो। फिर वो लोग नहीं देखने देते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं। जिस पर मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, मैं उनसे क्या जिद करूँगी। मैं भी घर में आने के बाद वो जब घर पे आते थे तो मैं भी उनसे झगड़ बैठती थी ये कहकर कि मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले चलते हैं, मुझे अपने बच्चे का शक्ल देखनी है, मुझे देखना है कि मेरा बच्चा कैसा है। ये सब मैं उसे बोलती रहती थी, वो चुपचाप मेरी हर बात सुनते रहते थे। मैं उन्हें कितना कितना कुछ कह देती थी गुस्से में, पता है तुम्हारे पिता चुपचाप हर बात मेरी सुनते रहते थे, बस सुनते रहते थे। एक बार भी पलटकर मुझसे ये नहीं कहा कि हमारा बेटा किस हाल में है या उन्होंने हमारे बच्चे को देखा है कि नहीं, कुछ नहीं कहा मुझसे, बस कहा कि हमारा बच्चा ठीक है, मैं उसे मिलकर आया हूँ। वो हमेशा मुझसे झूठ कहते रहते थे और मुझे उनकी झूठ भी मुझे शुरुआत में समझ नहीं आई जब तक कि मैंने उन्हें अपनी आँखों से उस दर्द में नहीं देखा। और जब मैंने देखा
तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। फिर तुम्हारे पिता को जब हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए देखा तो मैं उन्हें जाकर गले लगा लिया और मैंने उनसे कहा कि आखिर क्यों मुझसे ये बात छुपाई। जिस पर तुम्हारे पिता ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस दर्द से गुजरो जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। मैं पिछले 1 महीने से अपने बच्चे की शक्ल देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे देखने ही नहीं दे रहा। पता नहीं, हर हॉस्पिटल वाला स्टाफ मेंबर सब एक ही बात कहता है कि आपका बच्चा कोमा में है, इमरजेंसी में है, ये है वो है, ऐसी बातें कह कह के घुमाए जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है, मुझे ये तक नहीं पता। आखिर आखिर क्या हुआ है, कुछ नहीं कह रहे ये लोग। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हें कैसे समझाता, तुम्हें कैसे बताता कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। जिस पर मैं बहुत बहुत ज़्यादा उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो आखिर एक दिन बेहोश हो गए थे। और उस दिन मैंने सोच लिया कि अब हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अब हम हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हालांकि एक दिन मैं गई थी हॉस्पिटल, जिस पर उस हॉस्पिटल का जो डीन था वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम अपनी बेटी का पता बता दोगी तो फिर हम तुम्हारे बेटे को जाने देंगे। उस वक्त हमें समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा था, और मैं उस दिन समझ गई कि वो क्या चाहते हैं। तो आपने क्यों नहीं बताया माँ? उन्हें बता देते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जो भी आपको मेरे बारे में पता है वो सब कुछ बता देते। जिस पर वो कहती है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने उस हॉस्पिटल के डीन का नाम पढ़ा और उसने जब इस तरह से बात की, मतलब आप कहना क्या चाहती हो? मतलब मतलब है कि वो ये सब बातें कहते कहते एकदम से उसकी सांस उखड़ने लगती है। तब वो कहती है कि माँ क्या हो गया, मैं पानी लेकर आती हूँ। इंद्राणी दौड़ कर जाती है रसोई घर में, जाकर पानी लेकर आती है, अपनी माँ को पानी पिलाती है और फिर कहती है माँ आप कुछ मत कहो, मुझे सब पता है, चल गया है, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूँगी। पर हाँ, भाई के ऊपर उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें की है जो ठीक नहीं है। मैं आपको झूठ और अंधेरे में नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे कह देती हूँ। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेरे ऊपर किया था वही सब उन्होंने भाई के साथ भी किया है। और भाई पता नहीं होश में आएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं पता वो किस तरह से बर्ताव करेंगे आपके साथ, मेरे साथ। वो आपको पहचान भी पाएंगे या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो कैसे बनेंगे, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि वो जैसे भी रहें वो बस ठीक रहें। मैं चाहती हूँ कि वो, जिस पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर मेरा बच्चा अपनी माँ से नफ़रत भी करने लगेगा तो मैं उसकी नफ़रत भी झेल लूँगी, बस वो ठीक रहे, मैं इतना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है कि मुझे पता है कि क्या हुआ है। इंद्राणी देखती है और जान लेती है कि उसकी साथ, उसके माँ बाप के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जब उसके माँ को पता चला कि उसके पिता किस तरह से हॉस्पिटल में आकर चक्कर काट रहे हैं, और इस सब में उसके पिता को उसकी माँ को जब ये सब पता चलता है, वो अपने पति को जब गले लगाकर रोती है और उसके बाद कहती है घर चलिए, हम कल फिर आएंगे। रात हो जाती है, फिर रात को वो लोग घर जाते हैं। घर में वो अपने पति को खाना वाना देती है, लेकिन वो ठीक से खाना ही नहीं खाते। वो फिर सुबह होता है, सुबह होने के बाद फिर वो हॉस्पिटल निकल जाते हैं, और ऐसे करते करते महीने साल भर में बदल जाते हैं। और इस सब में उसके पिता को एक दिन चक्कर आने लगते हैं, और उसकी माँ उसके बाद से कह देती है कि मैं उसके डीन से, हॉस्पिटल से के डीन से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि इतने समय में उसके डीन से एक बार भी उन लोगों की मुलाकात नहीं हुई। कितनी बार उन्होंने हॉस्पिटल के चक्कर काटे, कितनी बार, लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में एक फेयरवेल था। एक हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर
रिटायर हो रहे थे, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में बहुत सारे पोस्टर वगैरह लगे हुए थे। तो उस टाइम पे पता चला कि हॉस्पिटल के डीन कौन है। जैसे उन लोगों ने नाम पढ़ा और जैसे उन्होंने देखा कि ये हॉस्पिटल का डीन है, तो वैसे ही वो इंद्रानी की माँ तुरंत हॉस्पिटल के डीन के ऑफिस चली जाती है, किसी की परवाह नहीं करती है, सबसे झगड़ लग के वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो हॉस्पिटल के डीन तो उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। हालांकि उस टाइम पे स्टाफ मेंबर वगैरह आ जाते हैं और उसे पकड़कर रूम से बाहर निकालने लगते हैं। तब हॉस्पिटल के डीन कहते हैं, उसे छोड़ दो, उसे मुझसे कुछ कहना है और कुछ सुनना भी है, जाने दो। फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं, रूम का दरवाज़ा बंद कर चले जाते हैं। वो फिर कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर वो कहती है, मेरे बेटे को कहाँ रखा है और क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। जिस पर वो कहती है कि मेरा बेटा ठीक है, मैंने इतने टाइम में अपने बच्चे को देखा तक नहीं। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरे पति ने सिर्फ एक बार अपने बच्चे की शक्ल देखी है, उसके बाद उन्होंने भी मेरे बच्चे को देखा नहीं, और हम दोनों ही हमारे बच्चे के लिए चिंता कर रहे हैं। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? हॉस्पिटल में कितनी बार आकर हम चक्कर काट के चले गए, लेकिन तुम्हारे स्टाफ मेंबर से लेकर किसी ने भी हमारे बच्चे से हमें मिलने तक नहीं दिया। बता सकते हो मेरा बच्चा ज़िंदा भी है या नहीं? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ज़िंदा है। तुमने खत नहीं पढ़े क्या? जिस पर वो कहती है, कौन से खत? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे गांव पे लेटर नहीं जाते हैं, वही लेटर जिसमें इंद्रानी के पते के बदले तुम्हारे बच्चे की रिहाई थी। क्या वो खत तुमने भेजे थे? हाँ, मैंने ही भेजे थे। मैंने लिखा था कि अगर तुमने इंद्रानी का पता बता दिया तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। लेकिन तुमने उस खत का कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे लगा कि तुम लोग इसी तरह शायद हॉस्पिटल में धड़पन्ना दोगे। तुमने तो बस यही किया। वो खत हम तक पहुँचे तो ज़रूर थे, लेकिन मुझे वो खत बकवास लगे, इसलिए मैंने उसे फाड़ दिया। अरे वाह, कितने अच्छे काम किए तुमने। अब तो तुमने फाड़ ही दिए हैं, तो फिर हॉस्पिटल में ही धड़पन्ना देने के अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकती। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। तुम कितनी बार जा चुकी हो और कितनी बार जाओगी? जिस पर वो कहती है, तो तुमने पुलिस को ख़रीद रखा है ना, इसलिए वो मेरा एफआईआर तक नहीं लिखवाते। मैं जब भी उनके पास जाती हूँ, इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी बात करती हूँ, वो तुरंत मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते, ये कहकर कि ये पुलिस स्टेशन है, ये फालतू का अड्डा मारने का जगह नहीं है, और ये सब तुमने किया है। जिस पर वो कहता है हंसते हुए कि हाँ, मैंने किया है, और मैंने तुमसे कितनी बार पूछा इंद्रानी का पता बता दो। अगर तुमने बता दिया होता तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं, और ना ही तुम्हारे बच्चे को इतनी प्रॉब्लम होती, लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं। जिस पर वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, क्या तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है? जिस पर वो कहता है, क्या अच्छा दिमाग पाया है तुमने, कितने अच्छे से गेस्ट करती हो ना कि तुम्हारे बच्चे की वजह से एक्सीडेंट हुआ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मतलब मेरी ही वजह से तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट भी हुआ, और मैंने ही एम्बुलेंस भेजी, उसे इस हॉस्पिटल में लाया, और तुम्हारे पति को फ़ोन किया। सब कुछ प्लान किया हुआ था, पर क्यों? सिर्फ मेरी बच्ची का पता जानने के लिए? अरे तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारी बच्ची का पता, तुम्हारी बच्ची है क्या, वो बता सकती हो? मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारी बेटी है। वो तो मेरे दोस्त की बेटी है, जिसका शायद तुम पालन पोषण कर रही हो, लेकिन वो है तो तुम्हारी बच्ची है ही नहीं। वो असलियत में किसी और की बेटी है। तुम तो बस उसकी अमानत को संभाले रखी हो। पर अब बस बहुत हो गया, अब उस अमानत को हमें सौंप दो।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अपना कीमती समय देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतना सारा सपोर्ट